हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी लोग महिला सुपरवाइजर के लिए एमसीक्यू सॉल्व करते जा रहे हैं और आप लोगों का थोड़ा स्तर भी बढ़ता जा रहा होगा। नए नए क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये वह क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर यानी आपके 2017 में भी पूछे गए प्रश्न इसमें इंक्लूड है। और आपका अभी जो मार्च मंथ में आपका पेपर हुए हैं, सारे पेपर से हमने जो बच्चों ने रिव्यू बताया उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन सेट किए हैं। कुछ आपके समझ पर आधारित प्रश्न भी अपने इसमें रहेंगे, कुछ फैक्चुअल भी रहेंगे क्योंकि फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल पेपर नहीं आ रहा है, पेपर ऐसा भी आ रहा है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न वो है, बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी को पता है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पोषक तत्व होता है, वो प्रोटीन होता है जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आपका विटामिन ए का कार्य क्या होता है शरीर में, यानी विटामिन ए की जो पूर्ति हो जाती है तो हमारे शरीर में ताकत देती है। साथ में हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए। और जो कैल्शियम होता है हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, यानी इसकी कमी हो जाती है तो हम लोगों में क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां क्षणभंगुर हो जाती हैं हमारी। आयरन की डिफिशियंसी से हमारे शरीर में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है। तो ये चारों पॉइंट अपन ने देख लिए, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पोषक तत्वों की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। तो बताइए किसकी कमी से आपका रिकेट्स हो सकता है। तो आपका जो रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर विटामिन सी देखा जाए तो स्कर्वी रोग, आपका जो दांतों में मसूड़े से जैसा रोग हो जाता है, खून आना प्रारंभ हो जाता है। और प्रोटीन की कमी से आपके दो रोग होते हैं, एक आपका मारास्मस और एक दूसरा क्वार्सी रोग। दोनों ध्यान रखना है अपन को। किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में एनीमिया हो सकता है। तो बच्चों में जो जिस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है वो आपका क्या है, आयरन है। इसका आंसर क्या है, आयरन। आप सभी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्दी मिल जाए। ठीक है। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए जरूरी है। तो बताइए ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए जरूरी है। तो वो आपका कैल्शियम, ध्यान रखना है, कैल्शियम। और इनमें से आप बताइए कि किसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्या, ब्यूटी विटामिन। साथ में इसकी कमी से क्या हो जाते हैं, जननांग कमजोर हो जाते हैं और आप बांझपन के शिकार और पुरुष जो होते हैं नपुंसक के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में मानसिक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है। बताइए मानसिक जो पोषक तत्व है वो बच्चों के लिए जरूरी है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो आपका जरूरी है। नेक्स्ट है, कुपोषण में बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना बच्चों के कुपोषण को कम कर सकता है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास में सहायक पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो बच्चों में जो सहायक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जैसे इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और आपका खनिज लवणों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों की शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार का शारीरिक विकास कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। तो शारीरिक शिक्षा और खेल। शिक्षा से क्या होता है, वो बच्चा अपने बारे में समझता है और खेल से उसकी जो मांसपेशियां हैं उसमें जो वृद्धि है वो तेजी से होना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षा में मानसिक विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा तत्व मानसिक जो विकास है आपका ब्रेन का डेवलप होता है तो वो आपका जिंक से होता है। ध्यान रखना है, किससे, जिंक से। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास में सहायक पोषक तत्वों की शिक्षा प्रणाली में क्या महत्व होना चाहिए। तो क्या महत्व होना चाहिए, आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देना और सही आहार को क्या करना है, प्रोत्साहित करना। हम लोग ऐसा आहार खाएं, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएं क्योंकि जंक फूड खाने से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि जंक फूड जो होता है आपका पचता नहीं है। ठीक है। कुछ संक्रामक बीमारियां हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में डिफाइन है तो इनसे अपन क्वेश्चन करेंगे। संक्रामक रोगों का मुख्य कारण क्या है। तो ये तीनों कारण है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये तीनों कारण क्या है, संक्रामक रोगों का कारण है। टाइफाइड एक प्रकार का क्या है, तो ये एक संक्रामक रोग है टाइफाइड। ध्यान रखना है, टाइफाइड संक्रामक रोग है और ये आपका किससे फैलता है, दूषित भोजन से और दूषित पानी से फैलता है। ध्यान रखना है। कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है। तो आपको पता है, जग जाहिर है, मलेरिया मच्छरों से फैलता है। और कौन सा एनाफ्लिस मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर से आपका एक वायरस है वो फैलता है। ध्यान रखना है। मलेरिया आपका
आपने देख लिया। नेक्स्ट है पोलियो रोग किस प्रकार का रोग है? पोलियो रोग है वो किस प्रकार का? वायरल संक्रमण है। पोलियो वायरस से ही पोलियो वायरस होता है। हैजा का मुख्य कारण क्या है? हैजा किससे फैलता है बताइए। तो यह हैजा है वो आपके किससे फैल रहा है? आंसर कीजिए, दूषित पानी और खाद्य पदार्थों से। हैजा के बारे में क्या पूछा गया था पता है कि वायु द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो आपका हैजा ही वायु के द्वारा नहीं फैलता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो आप लोग अगर स्वच्छ रहोगे, टीकाकरण हो जाएगा, तो आपको संक्रामक रोग घेर नहीं सकते हैं। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ध्यान रखना है। बर्ड फ्लू किससे फैलता है? अब बर्ड फ्लू किससे फैलेगा? पक्षियों से फैलेगा, ठीक है। और बर्ड फ्लू आपका पक्षियों से फैलता है। इसका जो नाम है H1N5, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और आपका स्वाइन फ्लू का नाम है H1N1 जो सुअरों से फैलता था, ठीक है। सर्दी और खांसी के सामान्य लक्षण किस प्रकार के होते हैं? तो ये वायरल संक्रमण होते हैं। जैसे कि आपका मौसम परिवर्तित होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खांसी जुकाम बच्चों में फैल जाता है, बड़ों में भी फैल जाता है। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए किस प्रकार की स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाता है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता, सामूहिक स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है। कुछ अधिनियम जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जहाँ से क्वेश्चंस बन ही रहे हैं, तो वो आप देख लीजिए। घरेलू हिंसा अधिनियम घरेलू हिंसा का क्या अर्थ बताता है? तो घरेलू हिंसा क्या बताएगा? शारीरिक और मानसिक दोनों हिंसा ही क्या है? घरेलू हिंसा है। और धारा 2 में अब इसकी परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस व्यक्ति को हिंसा का शिकार माना जाएगा? तो पति, पत्नी, महिला सदस्य और बच्चों को, इनको क्या माना जाएगा? घरेलू हिंसा का शिकार माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला को किस प्रकार की सुरक्षा दी जाती है? तो महिलाओं को किस प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी? आप लोग देख के बताइए। तो ये आपको देखो, शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, हेल्थ फैसिलिटी, मानसिक फैसिलिटी प्रदान की जाएगी, और आर्थिक फैसिलिटी यानी उसे रहने के लिए जगह प्रदान की जाएगी। दहेज प्रतिशत अधिनियम से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे दहेज प्रतिशत अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1961 का दहेज प्रतिशत अधिनियम है वो पारित हुआ, ठीक है। दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने किस श्रेणी में आता है? तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और धारा 3 में आपका जो डिफाइन किया गया है, ठीक है। किसमें? 3 में। अगर कोई दहेज लेता देता है तो 5 साल की सजा प्लस 15,000 जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्या? 15,000 जुर्माना। दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत दहेज के अपराधों की कितनी सजा हो सकती है? तो अधिकतम आपको 5 साल की सजा हो सकती है, ठीक है, 5 साल की सजा। अगर दहेज कोई लेता है यानी मांगता है, सॉरी, मांगने की धारा 4 में बताया गया है कि अगर दहेज कोई मांगता है यानी मांग रहा है तो धारा 4 में आता है, और उसमें 2 साल की सजा दी जाती है प्लस 10,000 रुपये जुर्माना, ठीक है। कितना? 10,000। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आप सभी बताइए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आंसर क्या है? बी, 2010, 1 अप्रैल। ध्यान रखना है। और अधिनियम कब का है? 2009 का है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। कितने? 6 से 14। एक और चीज़ याद रख लीजिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये तो आपका हो गया। अब हमारे संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था आपका मौलिक अधिकारों में, वो कौन सा है? तो वो आपका 21A है। और ये कौन से संविधान के तहत जोड़ा गया? संशोधन के तहत 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अगर कोई स्कूल शुल्क लेता है तो यह किसे रोकता है? तो केवल सरकारी स्कूलों को, केवल प्राइवेट स्कूलों को, सभी स्कूलों को? तो सभी स्कूलों को रोकता है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार से देखते हैं। भारतीय महिला के संपत्ति का अधिकार को लेकर कौन सा कानून है? तो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है 1956। और अगर 2005 में हमने क्या दिया गया था? लड़कियों को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा दिया गया, समान अधिकार दिए गए थे, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत संपत्ति का अधिकार मिलता है? तो बराबरी का अधिकार मिलता है, ठीक है। ये 2005 से आया था, ध्यान रखना है। 2005 में संशोधन और 2015 में संशोधन हुआ था, दोनों संशोधन ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बालिका की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। अगर लड़का पूछा जाता है तो 21 वर्ष। इससे कम पर होता है तो विवाह क्या माना जाता है? शून्य, यानी, और इसे एक पार्टी क्या कर सकती है? शून्य करने भी करा सकती है। विवाह को क्या? शून्य करनी, यानी बिल्कुल सस्टेन, बिल्कुल अवॉइडेबल करा सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह में शामिल किसी व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है। तो जो बाल विवाह में शामिल व्यक्ति को कितनी सजा होगी, तो बताई है आप लोग, आंसर आपके सामने होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 साल की सजा हो सकती है। ध्यान रखना है, कितने साल की, 5 साल की सजा। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत गरीबों को सस्ते दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो 67%। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखे जाएंगे 75% लोगों को प्रदान की जाएगी और 50% शहरी लोगों को जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ध्यान रखना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किस प्रकार के खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाता है। देखो, चावल, गेहूं, चीनी और आपका मोटा अनाज भी दिया जाने लगा है। ठीक है, 1 रुपये किलो ये दिया जाता है। चावल आपके 3 रुपये किलो, गेहूं आपके 2 रुपये किलो, ठीक है, दिए जाते हैं। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये कब का है, 2012 का। ध्यान रखना है, 2012 का पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के यौन अपराध के मामले में अधिकतम सजा क्या हो सकती है। तो अधिकतम सजा आप देखिए 14 साल, यानी इसे उम्र कैद बोला जाता है, लगभग 14 साल के बराबर होती है, या आजीवन बोला जाता है, मतलब जब तक जब आपका जीवन है, जब तक आप रहोगे, या मृत्युदंड, मतलब ये आपकी अधिकतम सजा क्या है, इसके अंतर्गत मृत्युदंड है। ठीक है, 14 वर्ष इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। वैसे तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं है, परंतु मृत्युदंड इसमें अधिकतम सजा है। ठीक है, ध्यान रखना है, मृत्युदंड है। किस कानून के तहत बच्चों को काम करने से रोका गया है। तो बताइए किस अधिनियम के तहत रोका गया है। ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम है। ठीक है, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम के तहत रोका गया है। नेक्स्ट क्या है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में किशोर की उम्र क्या निर्धारित की गई है। तो 18 वर्ष है वो निर्धारित की है, किशोर की उम्र है। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों को पुनर्वास के लिए क्या प्रावधान है। तो बताइए, जो पुनर्वास के लिए प्रावधान है वो क्या है। पुनर्वास केंद्रों में उन्हें भेजा जाता है, जहां पर उन बच्चों को, जो अपराधी बच्चे होते हैं, उन्हें रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है। तो कुपोषण का मुख्य कारण है असंतुलित आहार और पोषक तत्वों की कमी है। ध्यान रखना है, कुपोषण से प्रभावित होने का मुख्य अंग कौन सा है। तो मस्तिष्क और दिल हमारा कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, कुपोषण के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो कुपोषण के कारण आप में क्या होगा, रिकेट्स, यानी हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सी स्थिति विकसित हो जाती है। तो विकास और मंदी की शारीरिक कमजोरी आप में क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है अपना, कुपोषण के कारण किस प्रकार का मानसिक समस्या हो सकती है। तो ये जो मानसिक समस्या कुपोषण के कारण होती हैं, वो आपके ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास और बाधाओं का समझ में कमी। ठीक है, कुपोषण से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो आप लोग क्या खाओ, संतुलित और पौष्टिक आहार खाओ, तो आप कुपोषण से बच जाओगे। कुपोषण का सबसे सामान्य संकेतक क्या है। आपका क्या है, त्वचा का रंग काला पड़ जाता है, कमजोरी आप में आ जाती है। तो ये कुपोषण का क्या है, सामान्य संकेतक है। नेक्स्ट है, कुपोषण की स्थिति में शरीर के किस प्रणाली का प्रभाव पड़ता है। तो शरीर की समग्र प्रणाली है, उस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, कुपोषण से बचने के लिए बच्चों में आहार कौन सा प्रमुख पोषक तत्व है। तो प्रोटीन और विटामिन है वो प्रमुख तत्व है। ध्यान रखना है। कुपोषण के कारण शरीर में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, वजन में कमी और शारीरिक विकास में रुकावट हो जाती है। ठीक है, कुछ इंटरनेट से संबंधित प्रश्न हैं, जो हमारे कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का या 15 नंबर का रोल रखता है अपना। तो इंटरनेट क्या है, बताइए। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की दुनिया में भरा पहला एक नेटवर्क है, और इसके लिए किसी भी हमें जो फ्रेमवर्क है उसका पालन नहीं करना पड़ता है। ये किसी का स्वामित्व नहीं है। इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध होता है, यानी इंटरनेट की जो सुविधा होती है ना, कोई इस पर रेगुलेशन का काम नहीं करता है इंटरनेट पर, यानी आपको सिर्फ रिचार्ज कराना है, कोई इसे रेगुलेट नहीं कर रहा है। इंटरनेट सभी के लिए उपलब्ध है। ठीक है, WW का पूरा नाम क्या है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, और इसको टिम बर्नर-ली ने 1989 में डेवलप किया था। याद रखना है, टिम बर्नर-ली। इंटरनेट का सबसे पहला ब्राउज़र क्या था। तो आपका जो मोज़ेक ब्राउज़र है, इंटरनेट का सबसे पहला ब्राउज़र था। ठीक है, IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है। तो IP एड्रेस का जो पूरा नाम है वो है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका पूरा नाम है। HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए। डीएनएस का क्या मतलब है? डोमेन नेम सिस्टम है, या फिर डोमेन नेटवर्क सर्विस है, डिजिटल नेटवर्क सर्विस है, या फिर डोमेन नेम सर्वर है। तो इसका नाम क्या होगा? डोमेन नेम सर्वर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। ठीक है। इंटरनेट का डेटा की गति को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो बैंडविड्थ होता है उसका प्रयोग इंटरनेट की जो गति है उसको मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, गूगल का सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? मतलब गूगल का जो सर्च इंजन है वो 1998 में 1998 में आपका सर्च इंजन आया था। ठीक है। कुछ एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से संबंधित प्रश्न अपन करेंगे। एमएस एक्सेल में सीट के बीच स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में एक कॉलम का आकार बदलने के लिए किसे खींचना होता है? बताइए, कॉलम का आकार बदलने के लिए क्या खींचोगे? कॉलम हेडर। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सेल में एक सेल में से दो या दो से अधिक पंक्तियों में कैसे डाली जा सकती है? एक्सेल में जो एक सेल में दो या दो से अधिक पंक्ति कैसे डाली जा सकती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अल्ट प्लस एंटर के माध्यम से। एक्सेल में सम फंक्शन का क्या अर्थ है? तो बताइए, औसत निकालना, जोड़ना, गुणा करना या घटाना। तो सम फंक्शन क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। एक्सेल में फ्रीज पेननेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो पेननेस है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप बताइए। इसका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति और कॉलम को लॉक करने के लिए। ठीक है। एमएस वर्ड से संबंधित है। बोल्ड टेक्स्ट को कैसे किया जाता है? मतलब एमएस वर्ड में जो बोल्ड टेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी से किया जाता है, ध्यान रखना है। एमएस वर्ड में सेव के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एमएस वर्ड में हेडिंग फर्स्ट शैली को कैसे लागू किया जाता है? तो होम, टैब, ग्रेटर देन, स्टाइल और ग्रुप। ठीक है। एमएस वर्ड में जो आपका थिसॉरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताइए किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नए शब्दों को जुड़ सुझाव देने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में पंक्तियों के बीच में अंतर का कैसे बदला जा सकता है? जो अंतर होता है उसे किससे बदलेंगे? तो आंसर बताइए इसका। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी होम, टैब और पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है। और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेलिंग से किया जाता है, स्पेसिंग से किया जाता है। ठीक है। स्पेस जो होता है ना उसको दबाते हैं अपन। सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? तो ये आपका जो होगा हीमोग्लोबिन की संरचना में दोष। तो आप देखिए 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में चल ही रहा है। खसरा चल रहा है, सिकल सेल एनीमिया चल रहा है, निमोनिया चल रहा है। तो निमोनिया से संबंधित प्रश्न अपन ने इससे पहली वीडियो में जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड की थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में कौन सी रक्त कोशिका असामान्य रूप से बदल जाती है? तो बताइए क्या है? लाल रक्त यानी आरबीसी है उसका साइज में परिवर्तन हो जाता है, गोल होती हैं, वो हंसिए के आकार की हो जाती हैं। और इसके उन्मूलन के लिए 19 जून को सिकल सेल उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2047 तक इसे ख़त्म करना है और 47 है आपका। ठीक है। और इसके जो कार्यक्रम चल रहा है सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन के लिए वो 2023 से चल रहा है, जो 1 जुलाई को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 23 से। वही शहडोल से, स्पेशल बात क्या है, हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सिकल सेल एनीमिया में रक्त कोशिका किस प्रकार की होती हैं? जो रक्त कोशिका होती हैं आपकी कैसी होती हैं? तो सिकल अर्धचंद्राकार हो जाती है, जैसे मैंने बोला ना, अर्धचंद्राकार आपकी हो जाती है, तो वही चीज़ आपकी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिकल सेल एनीमिया को किस प्रकार के दोष के कारण होने वाली बीमारी कहा जाता है? तो सिकल सेल एनीमिया आपकी किस प्रकार की बीमारी है? तो ये अनुवांशिक दोष है। ठीक है, ध्यान करना, जेनेटिक दोष है। सिकल सेल एनीमिया के लक्षणों में कौन सा आम लक्षण है? तो बताइए। शरीर में दर्द और थकावट आपको रहती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है? कम हो जाती है आपके शरीर में। सिकल सेल एनीमिया के निदान के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो बताइए कौन सी जांच आपकी की जाती है? तो रक्त परीक्षण आपका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए क्या सबसे प्रभावी तरीका है? तो रक्त आधानन, जड़ी बूटियाँ या फिर शल्य चिकित्सा, आहार परिवर्तन। तो क्या इसका आंसर होगा? तो रक्त आधारण, ट्रांसफ्यूजन की। ठीक है। नेक्स्ट है, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार की वंशानुगत पैटर्न में फैलता है? तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट में फैलता है। कौन सा? ऑटोसोमल, ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया में मरीजों के रक्त कोशिका सामान्य रूप से क्यों नहीं रहती हैं?
मतलब सामान्य रूप से क्यों नहीं रहती हैं, बताइए क्यों नहीं रहती? वे सख्त हो जाती हैं और रक्त वाहिनियों में रुकावट उत्पन्न कर देती हैं। यानी आपका ब्लड है वो सही से फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लो होने के लिए ये आपकी गोल तो ईजिली ऐसे करके अब निकल जाएंगी ये सारी, ठीक है। जब ये हंसिए के आकार के होंगे तो इनमें एक और कोई ना कोई अड़ जाएगा, तो इसलिए ये फ्लो नहीं पैदा सही से, फ्लो सही से नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया का प्रमुख उपचार क्या है? स्टेम सेल प्रत्यारोपण, स्टेम सेल जो थेरेपी होती है वो आपका इसका उपचार हो सकता है। कुछ न्यूट्रिशन से संबंधित है। पोषण क्या है? पोषण क्या है? आपके शरीर में आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता है। न्यूट्रिशन क्या करता है? बॉडी में आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के लिए आज 6 प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? तो बताइए कौन से प्रमुख तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी। ये व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और संतुलित आहार भी, ये सभी का सेवन बहुत ज़रूरी है। ये सभी क्या हो जाते हैं? संतुलित आहार प्रदान करते हैं। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका पता है, आपको विटामिन डी करता है क्या? ये हड्डियां और दांतों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आप इन दोनों में से करिए कौन सा है? तो स्कर्वी रोग होता है, यानी, और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। और हड्डी रोग किससे होता है? आपकी विटामिन डी की कमी से। थायराइड विकार, थायराइड ग्रंथि में विकार उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य क्या है? शारीरिक विकास और मरम्मत का कार्य करना। प्रोटीन क्या करती है? ऊतकों से हमारे शरीर का निर्माण करती है, कोशिकाओं की मरम्मत करती है। ये कार्य क्या करता है? प्रोटीन करता है। कौन सा खनिज शरीर में तंत्रिका तंत्र के सही कार्य के लिए आवश्यक है? तो जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम रहता है उसके लिए आवश्यक है, तो वो क्या है? आपका पोटेशियम। ध्यान रखना है, पोटेशियम हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? फाइबर क्या करता है आपका, बताइए? आंतों को स्वास्थ्य में मदद करता है, क्योंकि आंतों को ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ता है भोजन के पचाने के लिए, ठीक है। तो ये फाइबर होता है, भोजन पाचन में बहुत अधिक मदद करता है। रेशे वाला भोजन जब भी खाना, इसीलिए खाने के लिए बोलते हैं ताकि भोजन जल्दी पच जाए। हम लोग मैदा खाते हैं, उसमें रेशा नहीं रहता, बहुत टाइम लगाता है पचने में। वहीं हम मोटा अनाज खा लो, उसमें थोड़े थोड़े फाइबर्स रहते हैं, वो हमें खाना पचाने में सहायक होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सलाद खाया करो खाने में, तो इससे क्या है? भोजन पचने में आसानी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स है फल, शाकाहारी भोजन और अनाज है, ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स है। वसा का मुख्य कार्य क्या है? वसा क्या करता है आपसे शरीर में, बताइए? शरीर को ऊर्जा देना और कोशिकाओं की संरचना में मदद करता है आपका वसा। और आपकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो आपकी ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। मानव का पानी का मानव शरीर में क्या कार्य होता है? पानी शरीर में क्या करता है? तो आपके शरीर में पानी का कार्य है शरीर का तापमान नियंत्रण करना और पोषक तत्वों का परिवहन करना, इसका कार्य है। आंगनवाड़ी के जो कुछ कार्य हैं वो देख लीजिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करती है? बच्चों को और माताओं के पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देने का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है। आंगनवाड़ी केंद्र में किस उम्र के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है? तो बताइए किस उम्र के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी? 0 से 6 साल, ठीक है। इसमें 3 से 6 साल वाले प्री स्कूल एजुकेशन वाले बच्चे रहते हैं, जिनको आंगनवाड़ी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है? मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं वो किस प्रकार की सेवा, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य और मातृ देखभाल का काम करती हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी के माध्यम से कौन सी योजना लागू की जाती है? कुपोषण के खिलाफ राष्ट्रीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आंगनवाड़ी केंद्र में कौन से बच्चों को पोषण पुनर्वास कार्यक्रम के तहत सहायता दी जाती है? तो आपको आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कुपोषित बच्चों के लिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किसके लिए पंजीकरण करना होता है? बच्चों और माताओं का पंजीकरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। प्रत्येक शहर हो या गांव हो, वहां पर अगर बच्चे का किसी का ब्यौरा मिलेगा तो आंगनवाड़ी में ही मिलेगा, ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्र में किस प्रकार का भोजन व सेवाएं दी जाती हैं? तो ये दी जाती हैं बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशिष्ट पोषक आहार वाली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा जो है वो किसे लक्ष्य किसके होती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा किसे लक्ष्य करके होती है? मतलब किसको लक्ष्य करके बनाई जाती है? तो बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी में जो शिक्षा लक्ष्य है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक है? मतलब उनको प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है, तो कौन सा प्रशिक्षण जरूरी है उनके लिए? तो ये है पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रशिक्षण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं? तो शारीरिक विकास के लिए मनोरंजक गतिविधियां आंगनवाड़ी के द्वारा प्रदान की जाती हैं।
कुछ योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिला को मातृत्व दौरान वित्तीय सहायता देना। इसके तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, और ये 2017 की योजना है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला को कितनी राशि दी जाती है? तो 6,000 रुपये की, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या करती है? गर्भवती महिला को अस्पताल में डिलीवरी के दौरान आर्थिक सहायता देने का कार्य करती है, और ये 2005 की योजना है। इसके साथ एक योजना याद रखिए, जननी शिशु सुरक्षा हो जाती है, शिशु सुरक्षा योजना है, ये 2011 की है, ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो ये आपकी जो प्रदान की जाती है वो प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे क्योंकि न्यू क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, ठीक है। आंगनवाड़ी योजना के तहत गर्भवती महिला को कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो बताइए कौन सी? पोषण किट और स्वास्थ्य जो किट होती है वो आपकी सेवाएं हैं, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करती है? तो सभी जो योजनाएं हैं वो गर्भवती महिला के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? तो महिलाओं को क्या करना चाहिए? सरकारी अस्पताल में प्रसव कराना, दस्तावेजीकरण करना चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में प्रसव इसलिए जरूरी है ताकि मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी योजना गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा सेवा प्रदान करती है? तो आयुष्मान भारत योजना। ये कब की है? आपकी 2018 की योजना है, ठीक है। कब की? 18 की योजना है, 23 सितंबर की। ध्यान रखना है, झारखंड से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को नवजात शिशु को सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो अस्पताल में मुफ्त उपचार, प्रसव पूर्व देखभाल और सामान्य स्वास्थ्य जांच, ये सभी सेवाएं हैं वो गर्भवती महिला को आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार हमने लगभग 200 के समथिंग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं, और अपन लोग संभावित प्रश्न कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और सिलेबस का भी साथ में रिवीजन होता चल रहा है। मिक्स हम लोग अब क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि सेक्शन वाइज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सेक्शन वाइज भी और क्वेश्चन आपको करा दूंगी, ठीक है। और आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको वीडियो सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगी, है ना। बाकी आपको ढूंढना पड़ेगी वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी का जो एग्ज़ाम है कल, उनको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आना, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड से दे के आना, किसी भी प्रकार का लोड मत लेना। धन्यवाद आप सभी का।